चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है 29 आर्टिकल 29 से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जल्दी से आज इस क्लास को पूरा करते हैं, ठीक है। सेशन थोड़े लंबे चले हैं ये, फिर भी कोशिश करते हैं कि इसे जल्दी से पूरा कर दिया जाए। स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 29 आर्टिकल 29 और 30 हैं, ये दोनों हैं किससे जुड़े हुए? अल्पसंख्यकों जो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है। संस्कृति एवं शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा के ये दोनों अधिकार जो हैं वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए, इनके लिए अल्पसंख्यक लोगों के लिए, ठीक है। अब अल्पसंख्यक भी दो हैं, एक धार्मिक है और एक भाषाई अल्पसंख्यक है। तो इनमें से एक भाषाई अल्पसंख्यक के लिए, एक दोनों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 29 के लिए। आर्टिकल 29 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक जिसकी अपनी भाषा हो, अपनी लिपि हो, अपनी भाषा हो, अपनी लिपि हो और अपनी कोई संस्कृति हो, उनको सुरक्षित कर सकता है। क्लियर? उसको ये क्या है? अधिकार है। क्लियर बात क्या? तो ये बात ध्यान रखिएगा। 29 में क्या कहा गया कि कोई व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है, उसे ये अधिकार है, ठीक है। और ये जो अधिकार है अल्पसंख्यकों को, ये भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार है। बाद में कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये अधिकार सभी वर्गों को है। तो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, सभी को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। क्लियर बात क्या? अब 21 फर्स्ट में ये बात लिखी गई है। 29 जो सेकंड है, 29 फर्स्ट में ये बात लिखी, 29 सेकंड में ये बात लिखी गई है कि इनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार होगा कि ये भाषाई अल्पसंख्यक है तो इनको ऐसा नहीं कि शिक्षण संस्थाओं से बाहर निकाल सकते हैं, उनको वहाँ प्रवेश दिया जाएगा। अब यहाँ ना थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे? क्योंकि आर्टिकल 29 के सेकंड पार्ट में कहा कि शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार है। ये अधिकार सभी शिक्षण संस्थाओं के मामले में लागू होगा, चाहे, ठीक है। तो वो शिक्षण संस्थाएं राज्य पोषित होनी चाहिए, बस ये शर्त है कि राज्य पोषित या राज्य की निधि द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं में इनको बाहर नहीं निकाला जाएगा, इनको प्रवेश दिया जाएगा। आर्टिकल 30 जो है, अनुच्छेद आर्टिकल 30 है, उसमें कहा गया है कि ये खुद क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं। ये खुद क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। और उन शिक्षण संस्थाओं में, क्लियर बात है, उन शिक्षण संस्थाओं में अगर लगे थोड़ा सा प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है तो फिर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, हल्का, ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक बात के लिए आप थोड़ा सा माफी दीजिएगा। शिक्षण संस्थाएं अगर, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं अगर राज्य से अनुदान ले रही है या राज्य द्वारा पोषित है तो फिर उनमें प्रवेश पर प्रतिबंध तो नहीं हो सकता। क्लियर बात क्या? वो भी फिर 29(2) के अधीन रहेंगे। 30 में क्या शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं? अल्पसंख्यक है वो अपनी भाषा, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थाएं क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। और अगर वो राज्य से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, राज्य पोषित हैं, तो फिर उनमें किसी वर्ग को, किसी नारी को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूलवश जाति या भाषा के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है। क्लियर बात क्या? अब शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के मामले में एक बड़ा विवाद है। ये विवाद है कि क्या या किस चीज़ का निर्णय ये लोग ले सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करते समय, और किन चीज़ों का ये लोग निर्णय नहीं ले सकते। इस पर समय समय पर कई विवाद होते रहे हैं और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक डाटा पेस्ट करवा देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक डाटा आप यहाँ पेस्ट करवा देते हैं, ये देखिए। चलिए देखिए, इसमें कहा गया है कि संचालन में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं जिनका प्रबंधन कौन कर सकता है? ऐसी शिक्षण संस्थाएं कर सकती हैं जो आर्टिकल 30 के कहते हैं स्थापित हैं। पहला, प्रबंधन समिति का गठन कर सकती हैं, अपनी शिक्षण के माध्यम का विनिश्चय कर सकती हैं, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीति का निर्धारण भी कर सकती हैं। संचालन में शामिल है ये चीज़ें कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं संचालित कर सकती हैं,
स्थापित कर सकती है, संचालित भी कर सकती है। दोनों के अधिकार उनको मिले हुए हैं 30 में, फर्स्ट और सेकंड में। तो ध्यान दोनों में बात रखनी है कि ये बातें तो वो कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती कि शुल्क का निर्धारण अल्पसंख्यक संस्थाएं स्वयं नहीं कर सकती। ठीक है, अकादमिक स्तर का निर्धारण भी स्वयं नहीं कर सकती। अकादमिक अर्हता का निर्धारण भी नहीं कर सकती, कितने परसेंट वाले को पास करना है कितना नहीं। अपने जो शिक्षक रखेंगे उनकी योग्यताओं का निर्धारण भी खुद नहीं कर सकती। और सरकार शिक्षा की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को विनियमित कर सकती है। ये विवाद थे जिन पर सरकार के निर्णय है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 30 में क्या शामिल है और आर्टिकल 30 में क्या शामिल है नहीं है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्लियर बात क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा एक बात सुन लीजिएगा। और आर्टिकल जो 29 है वो नागरिकों को स्थापित है, आर्टिकल 30 है वो नागरिक और नागरिक दोनों को स्थापित किया गया है। चलिए वो छोड़िए, आप एक बार इतनी बात रखें, संचालन में शामिल है ये और संचालन में शामिल है नहीं है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, ये आर्टिकल वर्तमान में हट गया है। कल बात 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटा दिया गया। 300A में शामिल है। 300A है वो भाग 12 का हिस्सा है भाग 12 में इसको क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। क्लियर बात है, 300A उसमें शामिल कर दिया गया। ठीक है, भाग 12 जो है वो जुड़ा हुआ है राज्य के जो वित्त वगैरह है, राज्य और केंद्र के वित्त आदि संबंधों से जुड़ा हुआ है। लेकिन 31 के सब पार्ट्स अभी भी हैं। 31A, 31B, 31C। 31 जो A था वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951, और ये भी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और ये भी कब हुआ था, ये 1951 में हुआ था। क्लियर बात क्या। उसके बाद में जो आपका 31 गए है ये शामिल किया गया है आपके 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इसे अपने बोल ये है 1971 के। क्लियर बात क्या। ठीक है, अब बात करते हैं 31A में क्या कहा गया। 31(1) में कहा गया कि कोई ऐसी संपदा के अलावा, जैसे मतलब कोई भी ऐसी संपदा या संपत्ति, कोई भी संपदा या संपत्ति जब उसका कोई राज्य अर्जन कर रहा है, ठीक है, जब इसका कोई राज्य क्या कर रहा है, अर्जन कर रहा है, तो उसको अनुच्छेद आर्टिकल 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, जब किसी संपदा का राज्य क्या कर रहा है, अर्जन कर रहा है, तो इस विधि को आर्टिकल 31 के आधार पर क्या नहीं दी जा सकती, संपदा के अधिकार के तहत, आर्टिकल संपदा के अधिकार के तहत न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं। ठीक है, आर्टिकल 31B जो है वो इसको थोड़ा ब्रॉड बना देता है। वो कहता है कि अनुसूची 9 में जितना कुछ भी शामिल है, जो कुछ भी शामिल है उसके लिए चुनौती नहीं दी जा सकती, कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। संपदा और संपत्ति का अर्जन अगर राज्य कर रहा है तो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। 31B उसी संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया और कहा गया अनुसूची 9 में जो कुछ भी शामिल है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर बात क्या। आर्टिकल 25 ये जो 31C है इसमें लिखा गया नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियां मूल अधिकारों पर व्यावृत्ति होंगी। मूल अधिकारों पर व्यावृत होंगी।
कि अगर किसी नीति निष्ठ तत्व को लागू करने के लिए सरकार को थोड़ा मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन करना पड़े तो फिर वो उल्लंघन जायज़ है, सही है। ठीक है, तो ये 31A में संपत्ति का अगर राज्य अर्जन कर रहा है तो उसे न्यायालय में मूल अधिकारों के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। 31B में अनुसूची 9 शामिल की गई। 31C में 25वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया कि अगर नीति निर्देश तत्वों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार को या राज्य को मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़े तो उसे मूल अधिकारों के उल्लंघन के तहत क्या नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो 31A जो है ये तो है भूमि सुधार विधियों के लिए, और ये आर्टिकल 31B है, ये 9वीं अनुसूची के लिए। 31C है, ये नीति निष्ठ तत्वों को लागू करने के लिए है। ठीक है, ये सरकार को थोड़ी रियायत देता है इनको लागू करने के लिए। फिलहाल ये सारे संशोधन संवैधानिक है तो दिक्कत फिलहाल नहीं है। फिर है आर्टिकल 32 अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत है सुप्रीम कोर्ट है वो क्या जारी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। कब, जब मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है, इसलिए मूल अधिकारों का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया, सुप्रीम कोर्ट को किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत है, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया, संरक्षक है या रक्षक है मूल अधिकारों का। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, और न्यायमूर्ति जो हिदायतुल्लाह थे उन्होंने गोलकनाथ मामले में प्रस्तावना के लिए कहा था कि ये न्यायालय संविधान की क्या आत्मा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है यदि उसके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधा ही कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्लियर बात क्या, इसमें 4 पार्ट हैं, 32 फर्स्ट, 32 सेकेंड, 32 3 और 32 4। 31 जो फर्स्ट है इसमें कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट में आवेदन का अधिकार, अगर आपके मूल अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। क्लियर बात क्या, आर्टिकल 32 जो है ये देता है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल 33 जो है वो देता है संसद को शक्ति कि वो क्या कर सकती है, उच्चतम न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति उसे किसी अन्य न्यायालय को हस्तांतरित कर सकती है। संसद की शक्ति कि रिट जारी करने की अधिकारिता, रिट की अधिकारिता अन्य न्यायालय को दे सकती है, अन्य न्यायालय को सौंप सकती है। मतलब कुछ मात्रा में दे सकती है कि अन्य न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। अगर आप उच्चतम न्यायालय में नहीं आ सकते हैं तो किसी अन्य न्यायालय में भी चले जाइए। ठीक है, और आर्टिकल 32 का जो फोर्थ है वो कहता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली, मूल अधिकारों के प्रवर्तित करने वाली या इसका निलंबन करने वाली, निलंबन करने वाली विधि शून्य हो जाएगी। क्लियर बात क्या, तो कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों को प्रवर्तित को निलंबन कर रही है उसका निषेध किया गया कि ऐसी कोई विधि संसद पारित नहीं कर सकती, मतलब विधि निषेध है। क्लियर बात क्या, चलिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन 31 के तहत कर सकते हैं, रिट 32 के सेकंड पार्ट के तहत, 33 है वो खंड 3 के, 32 के खंड 3 में संसद को शक्ति दी गई है कि वो रिट की अधिकारिता अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है।
समझ पा रहे हो? यहाँ अन्य न्यायालय को सौंप सकती का मतलब क्या है कि उसे भी अधिकार दे सकती है। दे सकती है। उच्चतम न्यायालय वाली शक्ति कम नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या नहीं कर सकती? कम नहीं कर सकती, और इसके बराबर नहीं कर सकती किसी को भी, ये बात ध्यान रखना। 32(4) हो गया आपका। चलिए उसके बाद है 32 के में कौन कौन सी 5 रिट हैं। पहला है हबस कॉप्स, इसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध जारी हो सकती है? तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी, प्राधिकारी के विरुद्ध भी, राज्य के विरुद्ध भी। और इसमें अपीलकर्ता समय भी आ सकता है, अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है। क्लियर बात क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि कोई व्यक्ति है जो अनुचित तरीके से बंदी बनाया गया है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए न्यायालय क्या कर सकता है? आदेश दे सकता है। क्लियर बात? ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकती है, प्राधिकारी के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, और व्यक्ति समय भी आ सकता है, अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति का समय उपस्थित होना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर किसी व्यक्ति को नज़रबंद किया गया है तो जारी नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है और वो भी न्यायालय के द्वारा ही, ठीक है, तो फिर ये जारी नहीं हो सकती। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं हो सकती। 2 कंडीशंस में नहीं हो सकती, बाकी हो सकती है। नेक्स्ट है परम आदेश। परम आदेश कौन जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय। हर बार इनमें कौन जारी करता है का उत्तर तो हर बार उच्चतम न्यायालय होगा। अब ये प्रश्न जरूर है, किसको जारी करता है? ठीक है, किसी व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी को, सरकार को, निगम को। कोई भी निगम संस्था है उसे जारी कर सकता है। क्लियर बात क्या? क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं करें? लोक कर्तव्य का पालन करें। लोक कर्तव्य का पालन न करने पर, न करने पर, ठीक, लोक कर्तव्यों का वो बंदा क्या करे? पालन करे। कि हम लोगों ने परम आदेश दे दिए, ठीक है, मैं बस हमने ये आदेश दिया है कि आप लोक कर्तव्य क्या करें? पालन करें। ठीक है, और किसको? किसी व्यक्ति को। क्यों? वो लोक कर्तव्य का पालन करें। और ये कब जारी करते हैं? जब कोई व्यक्ति है, प्राधिकारी है, या ये कर्तव्य का पालन करने से मना कर दें। मना कर दें तो फिर ये जारी की जाती है कि आपको उसका पालन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रतिषेध। हाँ, इसमें 2-3 बातें थोड़ी सी रहेगी। किनको जारी नहीं हो सकती? नज़रबंद और ये दंड हो गया, ये किनको जारी नहीं हो सकती? पहले तो प्राइवेट कोई संस्था है उससे जारी नहीं हो सकती। दूसरा, संविदा पर कोई व्यक्ति है उसको नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, राज्यपाल को भी नहीं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये जारी नहीं हो सकती, संविदा पर किसी व्यक्ति को जारी नहीं हो सकती, और प्राइवेट किसी संस्था को, कंपनी को ये जारी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मोटा मोटा मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है? किसको जारी कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालय को, या कोई अर्ध न्यायिक निकाय है तो उसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि मामला उनके अधिकारिता का नहीं है। कार्य न हो, कि मामला उनकी अधिकारिता का नहीं है और वो कार्य कर रहे हैं तो उनको रोक सकता है, प्रतिषेध कर सकता है। क्लियर बात क्या? कि
आप क्या कर रहे हैं, किसी अन्य की अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं या अतिक्रमण कर रहे हैं। उल्लंघन अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर। क्लियर बात क्या। इसके अलावा यह किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, तो आप देख लें खूब सारा मैटर पड़ा है आपके पास। आपकी ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, किसी कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, ठीक है। और कोई प्राइवेट संस्था वगैरह तो होगी, वो तो कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। कोई विधायी कार्य के विरुद्ध भी जारी, कृत्य के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कब जारी की जाती है, इसमें थोड़ा सा है कि वो काम उस वक्त हो रहा हो तब जारी की जा सकती है। कब में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वो उसके दौरान हो रहा हो तब जारी की जाती है, ठीक है। अब वो डिसीजन हो चुका है फिर तो प्रतिषेध करने का कोई मामला ही नहीं बनता। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, ठीक है। सर्टियो चलिए इसमें देखिए उत्प्रेक्षण किसको जारी किया जा सकता है, ये भी अधीनस्थ न्यायालय को। इसमें क्या कहता है न्यायालय कि कार्य रोको, ठीक है। इसमें न्यायालय का कार्य रोको, यहाँ परमादेश में कार्य न्यायालय क्या कहता है, कार्य करो, कर्तव्य का पालन करो। यहाँ कहता है कि उसे प्रस्तुत करो, उस व्यक्ति को यहाँ पेश करो, प्रस्तुत करो। इसमें किसी कार्य को करने का आदेश देता है, प्रतिषेध में कार्य न करने का आदेश देता है, और उत्प्रेक्षण में अधीनस्थ न्यायालय या अर्धन्यायिक निकाय जो अधीनस्थ है उनको आदेश देता है। और उनको कहता है कि जो कब, जब उनके अधिकारिता का मामला न हो। कब जारी करता है, अधिकारिता का अभाव हो, उनके अधिकारिता का मामला न हो, कोई नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो। नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक है बेटा ये, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हो, ठीक है। या कोई वैधानिक गलती उन लोगों ने त्रुटि कर दी हो। क्या कहेगा, ऊपर भेज दो, या फिर ये कहेगा कि उच्चतम न्यायालय में भेजे। न्यायालय में मामला भेजे, कि ये मामला क्या भेज दो उच्चतम न्यायालय में, या फिर कई बार क्या वरिष्ठतम न्यायालय के लिए भी कह सकता है। अगर वरिष्ठतम न्यायालय पड़ा है तो वरिष्ठतम न्यायालय के लिए भी कह सकता है कि ये मामला आप वरिष्ठतम न्यायालय में प्रस्तुत करें। क्लियर बात क्या। किनके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, किनके विरुद्ध नहीं, तो कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं, विधायी कृत्यों के विरुद्ध भी नहीं, तो मोटा मोटा विधायिका के विरुद्ध भी नहीं जारी हो सकती ये। और ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी, प्रशासनिक कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारी भी आते ही हैं। किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी, व्यक्तिगत व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकती, किसी प्राइवेट संस्था के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकती, इनके विरुद्ध ये जारी नहीं हो सकती। क्लियर बात क्या। फिर है अधिकार परीक्षा। क्लियर बात, किसको जारी हो सकती है, तो कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकार से कार्य कर रहा है, जो प्राधिकृत हो या कोई कार्य कर रहा हो। क्लियर बात क्या, किसी भी लोक पद पर कोई व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है, प्राधिकृत है, तो उस व्यक्ति को, ठीक है। कब, किसको, कब, जब ये लगे कि उस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, अवैध रूप से पद धारण कर रखा है। ठीक है। और क्या कहती है, अधिकार पूछती है, ठीक है। किस अधिकार से आपने निर्णय दिया, अगर लगे कि अधिकार उचित नहीं है तो हटने के लिए कह सकती है। तो हटने के लिए क्या उस व्यक्ति को कह सकती है। क्लियर बात क्या, तो यहाँ भी ये बात ध्यान रखिएगा।
अधिकार परीक्षा, ये भी अप्लाई तो कोई अन्य व्यक्ति, अधिकार परीक्षा में भी अप्लाई क्या करेगा, कोई अन्य व्यक्ति ही करेगा। ठीक है, और ये किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, किसी प्राइवेट संस्था के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। बाकी तो सबके विरुद्ध ये क्या हो सकती है, जारी हो सकती है। कल ये बात क्या। नेक्स्ट देखिए, तो रिट देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 32 4 पार्ट है इसके। 31 में सुप्रीम कोर्ट आवेदन कर नहीं सकती, 32 में उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर नहीं सकती, 33 संसद के पास ये पावर है कि वो किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता हस्तांतरित कर सकते हैं। मूल अधिकार को प्रवर्तित करने या निलंबन करने वाली विधि निषेध करता है 32 का पार्ट 4। 32 के खंड 2 में है 5 रिट, 5 रिट, और जिनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति प्राधिकारी राज्य के विरुद्ध जारी हो सकती है, समय कर सकता है, अपना प्रतिनिधि भेज सकता है, और ये नज़रबंद या दंड दिए गए व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होती। इसमें आदेश देता है कि प्रस्तुत किया जाए उस व्यक्ति को। परमादेश कौन जारी करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। किसके विरुद्ध, ये सारी जारी कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन जारी करता है, उच्चतम न्यायालय में सही। किसको, व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी को, सरकार को, निगम को जारी कर सकता है कि कोई काम करे, कोई भी काम आपको क्या करना है, अगर वो मना कर रहे हैं तो उनको आदेश देगा कि कार्य करो, लोक कर्तव्य का पालन करो। ठीक है। प्राइवेट संस्था, सुविधा वाले व्यक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होती। प्रतिषेध या मना करना किसको, अधीनस्थ न्यायालय को या अर्धन्यायिक निकाय को। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको अधिकारिता का उल्लंघन कर रहे हैं, अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, अतिक्रमण करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनको कहेंगे काम रोको। कार्यपालिका विधायिका या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं होती। उत्प्रेक्षण है, यह अधीनस्थ न्यायालय, अर्धन्यायिक न्याय का जारी होती है यदि वो अधिकारिता का भाव है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन कर रहे हैं, वैधानिक गलती कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में मामला भेजे जाने की सिफारिश कर सकता है, वरिष्ठतम न्यायालय में ये मामला भेजे जाने की सिफारिश कर सकता है। किनके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, कार्यपालिका विधायिका, प्रशासनिक के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती। अधिकार परीक्षा पूछ सकता है भी किसने आपको ये अधिकार दिया, कब, और अवैध रूप से पद धारण करने पर जारी कर सकता है, और अधिकार पूछ सकता है। उचित तो नहीं लग रहा है तो फिर बंदे को हटा भी सकता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33, ठीक है, इनको एक साथ ही पढ़ लेते हैं, पहले तो थोड़ा सा एक बार एक साथ दे लिए। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकार का निलंबन करने वाले निलंबन की विधि बना सकती है। मतलब भाग 3 के अपवाद बता सकती है। कल ये बात क्या, इसमें कुछ वर्ग उल्लेखित किए गए, उन्हीं वर्गों के लिए। ठीक है। 34 है कि जब सेना विधि लागू हो तब मूल अधिकार कैसे रहेंगे, वो सेना विधि लागू हो। ठीक है, यहाँ सेना के लिए विधि बना सकती है, यहाँ सेना विधि जिसे अफसपा बोलते हैं मोटा मोटी, तो वो लागू हो तब। 35 है कि संसद को मूल अधिकारों की पालना में विधि लागू करने का अधिकार। मूल अधिकारों की पालना करने के लिए क्या कर सकती है संसद है, विधि को लागू कर सकती है। क्लियर बात है, कोई ऐसी विधि या कोई ऐसा आदेश पारित कर सकती है जो मूल अधिकारों को लागू करने में सहायक हो। चलिए 33 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि कै में कहा गया सशस्त्र बल, ख में कहा गया लोक व्यवस्था लागू करने वाले बल जितने भी हैं, सशस्त्र बल हो गए, लोक व्यवस्था के दायित्व वाले बल हो गए, आसूचना या इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, और आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो, और दूर संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति। ये दूर संचार प्रणाली कौन सी, इनसे जुड़ी हुई दूर संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए क्या कर सकती है संसद विधि बना सकती है। इन लोगों के अधिकारों के मामले में क्या करती है संसद विधि बना सकती है। ठीक है, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए
के लिए मूल अधिकार निर्बंधित करने वाली विधि निर्बंधित करने वाली विधि बनाने का अधिकार देती है। कल ये बात क्या, लेकिन ये केवल इन्हीं वर्गों को दिया गया। दूसरा किसको दिया गया ये अधिकार? संसद को दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट देखना, विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है, संसद को अधिकार है। और ये 4 वर्ग हैं जिनसे के मूल अधिकार क्या कर सकती है संसद है, वो रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है, थोड़ा प्रतिबंध उन पर लगा सकती है। सशस्त्र बलों पर, लोक व्यवस्था के लिए जो बल होते हैं उन पर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने भी है, इनसे जुड़ी हुई जो दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति है उनके लिए संसद क्या बना सकती है? विधि बना सकती है। कल ये बात क्या, अनुच्छेद 34 इसमें कहा गया कि यदि किसी क्षेत्र में क्या हो, सेना विधि लागू हो तो लोक व्यवस्था में जो व्यक्ति लगा हुआ है उस दौरान उनके कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उन लोगों ने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है, इस बात की चुनौती नहीं दी जा सकती है। कल ये बात क्या, उन लोक व्यवस्था के कोई व्यक्ति हो, उनके कार्यों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उन लोगों ने क्या किया है, मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है। ठीक है, कार्यों में क्या है, उनके दंडादेश है। ठीक है, उनके द्वारा कोई दंड वगैरह दिए गए हैं। और क्या कर सकती है संसद? सेना की विधि के द्वारा अगर कोई कार्य हो, कोई कृत्य हो जाए जिससे क्या है कि किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति संसद पारित कर सकती है, क्षतिपूर्ति दे सकती है। संसद है वो क्षतिपूर्ति बना सकती, क्षतिपूर्ति देने के लिए विधि बना सकती है ऐसे क्षेत्र विशेष के लिए जहाँ पर कौन सी विधि लागू है? सेना विधि लागू है। और वहाँ पर लोक व्यवस्था के लिए किए गए कृत्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर बात क्या? और दूसरा, इस जैसे अगर कोई संसद ने कोई विधि बनाई है तो उस विधि को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, लोक व्यवस्था के लिए सेना विधि या संसद द्वारा कोई निर्मित विधि है तो उसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 35 इसमें कहा गया है 35 में कि संसद ऐसे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए क्या बना सकती है? विधि बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 17 है, अस्पृश्यता के अंत के लिए विधि बना सकती है। 23 में विधि बना सकती है। अनुच्छेद 16 के तहत 16(3) का जो है महिलाओं के लिए, बालकों के लिए जो अधिकार है उसके तहत क्या बना सकती है? कोई भी विधि बना सकती है। क्लियर बात क्या? और इनका उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी कर सकती है। क्लियर बात क्या? संसद क्या कर सकती है? दंड का प्रावधान भी कर सकती है। तो ये बात ध्यान रखना। और ये केवल संसद को अधिकार है, इसको अधिकार है संसद को, विधि बनाने की शक्ति केवल किसके पास है? संसद के पास है। 32 थोड़ा सा एक बार और, 33 और 32 एक बार और देख लीजिए। संसद क्या बना सकती है? सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था बल, आसूचना ब्यूरो बल, इनके मूल अधिकारों को निर्बंधित करने वाली विधियां बना सकती है 33 में। 34 में कहा गया कि जहां पर सेना विधि लागू हो वहां के लिए भी विधि बना सकती है कौन? संसद। जहां लोक सेना विधि लागू की गई हो वहां के लिए भी संसद क्या बना सकती है? विधि बना सकती है। और उस विधि को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर बात क्या? संसद क्या बना सकती है? सेना विधि लागू हो वहाँ आप ये समझिए कि संसद विधि बना सकती है, और यहाँ जो संसद ने विधि बनाई है उसको मूल अधिकारों के मामले में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो आर्टिकल 33, 34 और 35 ये तीनों है संसद की विधि बनाने की शक्ति।
क्या कर रहा है बेटा? संसद को की विधि बनाने की शक्ति, क्लियर बात क्या? आर्टिकल जो 33 है वो 34 है जो वो, और 35 वो, ये है सेना के लोगों के लिए, उनके लिए विधि बनाई जाएगी। सशस्त्र बलों के लिए, अन्य जो बल हैं उनके लिए, दूरसंचार विभाग के जो बल हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो बंदे हैं, उनके लिए विधि बनाएगी। जहाँ सेना विधि लागू है वहाँ के लिए विधि बनाएगी, और मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विधि बनाएगी। ठीक है, उनके उल्लंघन को रोकने के लिए, दंड आदि देने के लिए विधि बनाएगी। क्लियर बात क्या? चलिएगा, 35 तक मामला आपका हो चुका है। तो अभी कोई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। अब अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट में ये लिख दीजिएगा, अपने उसको रिपीट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, और साउंड वगैरह वाली कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगी। फिर भी अगर कोई थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो तो फिर थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, थोड़ा बहुत तो। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इधर उधर घर पे ये प्रॉब्लम हो ही जाती है। ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।